हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दो तरीके के क्वेश्चन। एक तो सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका पेपर है एमकॉम सेकेंड ईयर में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो उसका मैं क्वेश्चन बैंक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पार्ट 1 जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अभी 1-2 घंटे पहले। अब मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है ताकि आप 20-25 मिनट की वीडियो में सारी यूनिट्स को जो है अच्छे से रिवाइज कर ले। तो 500 क्वेश्चंस का तकरीबन एमसीक्यूज़ का एक क्वेश्चन बैंक है, तो वो आपको जो है बहुत ही हेल्प करेंगे। दूसरा ये एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कि क्वेश्चन बैंक ऑफ कॉमर्स एमसीक्यूज़ फॉर एनटीए नेट, पीजीटी और टीजीटी। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो टीजीटी, पीजीटी या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मैं एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूं जिसमें अनलिमिटेड मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो कॉमर्स के भी होंगे और इकोनॉमिक्स के भी होंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की मैं अलग रखूंगा और कॉमर्स की जो है मैं अलग रखूंगा। तो उसमें आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बट फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सकें। और दूसरा, अगर आप क्वेश्चन बैंक चाहते हैं मुझसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि अगर आप 100 रुपीज़ जो है वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे तो आपको 400 से 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा। आप हिंदी मीडियम में चाहते हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, चाहे मैंने उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाई हो या ना बनाई हो। ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैंने अगर उसकी वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पर चाहते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा और 400 से 500 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक। ठीक है, 100 रुपीज़ में। जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पहले मुझसे उस पर बात करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। मीडियम मेंशन करना जरूरी है कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, दूसरा, अगर आप सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के आर्ट साइड के या कॉमर्स साइड के अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर मिला है प्रीवियस ईयर का, जैसे ऑडिटिंग का अगर आप 2017 का चाहते हैं तो आप 10 रुपये पर ईयर के हिसाब से आप मेरे अकाउंट में जमा कराएंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, आप 5 साल की ऑडिटिंग के चाहते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, तो आपको 50 रुपये देने होंगे अकाउंट में, उसके बाद वो आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बैंक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट 2। वित्तीय विश्लेषण की तुलनात्मक विवरण पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसको? देखिए, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा और तुलनात्मक कार्यशील पूंजी विवरण को, सभी को। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। कंपनी विश्लेषण से तात्पर्य किसी व्यावसायिक इकाई की डैश का पता लगाने से है, तो वो है लाभदायकता भी, आर्थिक स्थिति भी और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी। तो सभी आंसर है ये। ठीक है, तीनों बिल्कुल सही हैं। स्कंद विनिमय केंद्र द्वारा डैश रूप से पूंजी निर्माण प्रक्रिया चालू रहती है, तो होती है सतत। व्यवस्थित जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, तो होता है कर्मचारी प्रबंधन। उचित मूल्य होता है डैश के बराबर, तो आंतरिक मूल्य एवं बाजार मूल्य। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाय 2, आंतरिक मूल्य प्लस बाजार मूल्य डिवाइडेड बाय 2। अनुपात विश्लेषण से लाभ है, तो सेवा सुधार, तुलना में सहायता और कुशल नियोजन, ये सभी होते हैं। एक IPO के चयन के लिए एक कंपनी की शुद्ध संपत्ति कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। स्थगित अंशों का निर्गमन समाप्त कर दिया गया था, तो सन 1956 में। निम्नलिखित में से कौन संपत्तियों के जीवन चक्र थ्योरी से संबंधित नहीं है? तो वो है करारोपण। ऋण पत्रों के अभिगोपन कमीशन की अधिकतम दर होती है, तो वो होती है 5%, ध्यान रखिएगा।
सेंसेक्स की गणना किस विधि से की जाती है? तो वो होती है बाजार पूंजीकरण विधि। WDM से क्या तात्पर्य है? तो उसका पूरा नाम है होलसेल डेट मार्केट। निम्नलिखित समंकों से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। तो नकद विक्रय है 20 लाख, उधार है 80%, है ना, और सकल लाभ की दर है 25%, और अप्रत्यक्ष व्यय है आपके 1,50,000 रुपये। तो सही आंसर है 25%। जोखिम प्रेमी निवेशकों के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोखिम प्रेमी निवेशकों के लिए निम्न प्रतिभूतियों में निवेश का क्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि सबसे पहले डिवेंचर, उसके बाद बैंक स्थायी जमा पत्र, उसके बाद समता अंश इक्विटी शेयर्स, और जो थर्ड नंबर पे है आपका सरकारी प्रतिभूति आएगा, और फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी कि डिवेंचर्स, बैंक स्थायी जमा पत्र, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके बाद इक्विटी शेयर्स। एक प्रतिभूति की विगत 5 वर्षों के प्रति अंश आय का विवरण निम्नलिखित है। 6, 8, 16, 12 और 14। 3 वर्षीय चल माध्य विधि के आधार पर तीसरे वर्ष का प्रवर्ती मूल्य क्या होगा? तो वो होगा 12। निम्नलिखित सूचनाओं से पूंजी दंतीकरण अनुपात कैपिटल गियरिंग रेशियो की गणना करनी है। तो समता अंश पूंजी आपकी 5 लाख रुपए है, और 8% आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो 2,50,000 रुपये है। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर गलत है, 2:1 और 1:2। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। स्कंद मध्यस्थ का अन्य नाम है, तो वो है पंजीकृत प्रतिनिधि। कंपनी के सिंकिंग फंड प्रावधानों के अंतर्गत सिंकिंग फंड को कौन चलाता है? तो वो होता है निर्गमनकर्ता। तकनीकी विश्लेषण के विचार का प्रतिपादन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो 1984 में हुआ था, दूसरा चार्ल्स एच डाउ ने किया था। ठीक है, तो ये गलत है, बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1984 में चार्ल्स एच डाउ ने किया था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो सही है असत्य कथन है। तकनीकी विश्लेषण का सरलतम और महत्वपूर्ण तरीका है, तो वो है चार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण तकनीकी है? तो वो है व्यापार की मात्रा। तेजी बाजार में, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली आंसर नंबर डी मेरे को लगता है, तो थोड़ा सा आंसर इसमें लगाना रह गया है। ठीक है, तो डाउट है, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। एक तेजी के बाजार में एक मंदी का संकेत दिया जाता है जब, तो ऑप्शन भी सही है, अग्रता गिरावट रेखा नीचे की ओर ढालू हो, जबकि BSE सेंसेक्स बढ़ रहा हो। तकनीकी विश्लेषणों का मानना है कि कीमतों एवं परिणाम का अध्ययन करके मांग एवं पूर्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल सत्य है बात। तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत हम स्कंद बाजार का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सत्य है ये बात। कीमतों में प्रतिदिन होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाने वाली स्थिति को हम कहते हैं, तो उसे कहते हैं बाजार का विस्तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समता अंशों की संख्या 5,000 प्रति अंश, लाभांश है आपके 4 रुपये, और प्रति अंश समता पर आए 10 रुपये है, अतः भुगतान अनुपात क्या होगा? तो वो होगा 40%। सेबी बोर्ड में वित्त मंत्रालय द्वारा मानित सदस्यों की कुल संख्या होती है 2। भारतवर्ष में पेपरलेस ट्रेडिंग की शुरुआत किसकी स्थापना से हुई? तो CDSL और NSDL दोनों से हुई। तो सही आंसर है ए और बी दोनों।
स्टॉक एक्सचेंजों का कौन नियामक नहीं है? आरबीआई एक्ट। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का बाजार स्वरूप है तो वो है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक हैं। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का कार्य नहीं है? तो वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। एनएसई की स्थापना का उद्देश्य था, तो तीनों उद्देश्य थे कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार अवसर की उपलब्धता, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों का विखंडन दूर करना और आधुनिकीकरण द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में सुधार लागू करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सर्वोच्च डीमैट नियामक है, तो देखना सर्वोच्च डीमैट नियामक जो है वो सीडीएसएल है ना, ध्यान रखेंगे। आधारभूत विश्लेषण शामिल करता है, तो व्यापार विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण और कंपनी विश्लेषण ये सभी करता है। कंपनी विश्लेषण मूल्यांकन में सहायक है, तो सी सही है, उसके अंश के वर्तमान व भावी मूल्य के। तेजी बाजार में, तो बी और सी ऑप्शन दोनों सही है कि प्रत्येक निम्न स्तर पिछले निम्न स्तर से ऊंचा होता है और अंशों के जो मूल्य हैं वो बढ़ते हैं, तो डी ऑप्शन सही है ना, बी और सी दोनों। तकनीक संकेतक सहायता करते हैं, तो बी संपूर्ण बाजार की दिशा दर्शाने के लिए। द्वितीय बाजार को संचालित करता है स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा, ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट होता है वो स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा एक्चुअली जो संचालित होता है। निम्नलिखित में से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। सेल्स हो गई आपकी 1,50,000 और सकल लाभ हो गया आपका 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 20% आंसर आ जाएगा। सेबी बोर्ड में कुल अंशकालिक सदस्यों की संख्या होती है, तो वो होती है 3। कुल स्थायी संपत्तियों तथा कार्यशील पूंजी का योग कहलाता है, तो देखिए ना तो वो कुल संपत्तियां कहलाता है, ना चालू संपत्तियां कहलाता है और ना शुद्ध विनियोजित पूंजी कहलाता है, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सेबी अधिनियम में संशोधन का स्रोत है, तो वो है सेबी की उपचारिक प्रकृति। सेबी प्रतिभूति बाजार की सभी क्रियाओं का नियमन करती है, तो बिल्कुल सही है ये बात। अंश दलाल सदस्य होते हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं। कंपनी समापन की स्थिति में सबसे अंतिम भुगतान योग्य प्रतिभूति है, तो वो होती है समता अंश। स्थिति विवरण अनुपातों में सम्मिलित है, तो तरल अनुपात, स्वामित्व अनुपात और चालू अनुपात ये सभी होते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में प्रतिभूति बाजार के नियंत्रण का कार्य करती है? तो वो होती है आरबीआई। एक विदेशी कंपनी भारतीय प्रतिभूति बाजार में वित्त प्राप्त करने के लिए इशू ला सकती है, तो बिल्कुल सत्य है ये बात। सेबी बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4। ध्यान रखना, अंशकालिक जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 3 और जो पूर्णकालिक होते हैं वो होते हैं 4। रोजगार में डैश करने के लिए विनियोग में वृद्धि करना अति आवश्यक है, तो वो है वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन अधिकार अंशों के निर्गमन का उद्देश्य है? तो वो है समता में वर्तमान हिस्सेदारी बनाए रखना। प्रतिभूतियों के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो देखिए विनियोक्ता के खाते में जमा करना, लाभ खाता खोलना और प्रतिभूति प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजना, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है, इसे कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है, तो ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है पामर ने। प्रतिभूतियों के विपणन के लिए अपनाई गई जिस विधि के अंतर्गत कंपनी निविदा निर्गमित करके निवेशकों को बोली के लिए आमंत्रित करती है, तो कही जाती है वो होती है निविदा पद्धति। किसी
प्रतिभूति के संबंध में, आय के जोखिम के संबंध में विश्लेषण करना कहलाता है, तो होता है प्रतिभूति समूह विश्लेषण। भारत के स्कंध विपणियों की कमियों में सम्मिलित है, तो तीनों ही है कि वित्तीय संस्थाओं का आधिपत्य, पेशेवर प्रवृत्ति का अभाव और अल्प तरलता। तो सही आंसर है ये सभी। प्रतिभूति बाजार का मनोविज्ञान निम्नलिखित घटनाओं से प्रभावित होता है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। एक तो फर्स्ट नंबर पे जो प्रकट है और दूसरा सेकंड नंबर पे अप्रकट है, ठीक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकट और अप्रकट। नेक्स्ट है, भारत में अंश डिपॉजिटरी का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंश डिपॉजिटरी का नाम है NSDL और CSDL। एक निवेशक को अपना पोर्टफोलियो में संशोधन कर लेना चाहिए। तो देखिए, आय में कमी होने पर भी और जोखिम बढ़ने पर भी, तो दोनों स्थितियों में करना चाहिए। अंशों के मूल्यांकन पर प्रभाव ना डालने वाला तत्व है, तो वो है राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में कौन प्रवृत्ति मूल्यों को ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका है? तो चल माध्य रीति भी है और अर्ध मध्यक रीति भी है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो देखिए, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है और चेन्नई पर भी है, तो सही आंसर है इन सभी जगहों पर है। ऐसा बाजार जहां पर पहले से ही विद्यमान प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के व्यवहार किए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, नवनिर्गमन बाजार और प्राथमिक बाजार, ए और बी दोनों सही आंसर है। निम्न में से किस कंपनी द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद बोनस ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है? हिंदुस्तान लीवर के द्वारा। शुद्ध संपत्ति मूल्य बराबर होता है, तो वो होता है ऑप्शन बी, कुल शुद्ध संपत्तियां डिवाइडेड बाय समता अंशों की संख्या। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? ठीक है, तो अप्रैल 1993 में, ध्यान रखेंगे, अप्रैल 1993 में। किसी प्रतिभूति के संदर्भ में मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य यह तय करना होता है कि क्या इसका, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, कि अवमूल्यन किया गया है या अधिमूल्यन किया गया, तो सही आंसर है ए और बी दोनों। वर्तमान समय में एक सीनियर सिटीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभूति कहलाती है, तो डिवेंचर, बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये सभी होती हैं। प्रतिभूतियों के अमूर्तीकरण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण पत्र के रूप में प्रतिभूतियों का धारण। निम्न में से कौन सी प्रतिभूति स्वामित्व प्रतिभूति नहीं मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवेंचर्स, ऋणपत्र। विविधीकरण द्वारा कम होती है, तो विशिष्ट जोखिम। प्रतिभूतियों के वैकल्पिक चुनाव में व्यावसायिक वित्त प्रबंधक को क्या ध्यान रखना होता है? तो उसे जोखिम, नियंत्रण और आय, ये सभी रखना होता है। प्रतिभूति अधिनियम के अंतर्गत मुंबई स्कंद विपणि को मान्यता कब प्रदान की गई थी? 31 अगस्त 1957 को, ध्यान रखेंगे, 31 अगस्त 1957 को, ठीक है। एक स्थिर आय प्रतिभूति का दूसरा नाम क्या है? तो वो है वास्तविक मूल्य, ठीक है। चलिए, द्वितीयक बाजार में सेबी की भूमिका में सम्मिलित है, तो देखिए तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल आपके सही हैं कि स्कंद विपणि केंद्रों के लिए नेटवर्क तैयार करना और विदेशी नियमित विनियोक्ताओं का पंजीकरण करना और दलालों एवं उप दलालों का पंजीकरण करना, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सुकन्या समृद्धि योजना में चालू वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो 1,50,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रतिभूतियों के व्यवहार से संबंधित है? तो दलाल की नियुक्ति, प्रतिभूति का चुनाव और खरीद के समय का निर्धारण, ये सभी है। सहायक उद्देश्य है तो तरलता, सुरक्षा और मुद्रास्फीति से बचाव, है ना, ये सभी जो होते हैं वो सहायक उद्देश्य होते हैं। स्थिर मूलधन वाले विनियोग में सम्मिलित है
तो निगमों के बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड और निगमों के ऋण पत्र, ये सभी सम्मिलित होते हैं। एक वृद्धिकारी उद्योग को परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, अर्थव्यवस्था से उच्चतर औसत अर्जन दर और विस्तार में वृद्धिकारी वाला उद्योग। यादृच्छिक चाल सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मॉरिस कैंडॉल द्वारा स्टॉक एक्सचेंज संबंधी विधान में सम्मिलित है। तो तीनों सम्मिलित हैं, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956, कंपनी एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992, है ना। तो ये सही, सारे ये सही आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय संपत्ति नहीं है? तो जो डाकघर राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं वो एक वित्तीय संपत्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे। निवेश में जोखिम कम करने के लिए क्या किया जाता है? अच्छे पोर्टफोलियो का चयन। आदर्श विनियोग का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर ध्यान देना चाहिए? कानूनी संरक्षण पर। ऐसा बाजार जहां नई प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक बाजार। बाजार में तरह तरह से विनियोगों में धन लगाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सत्य है ये बात। निवेश समय की प्रमुख विशेषता है, तो जोखिम, सुरक्षा और प्राप्ति ये सभी होते हैं। सट्टेबाज होता है, तो देखिए ऑप्शन सी सही है कि जो ऊंचे प्रत्याय के लिए ऊंची जोखिम स्वीकार करता है। सट्टेबाजी का प्रमुख आधार स्रोत होता है, तो भेदिया सूचना, अनुमान और टिप्स ये सभी होते हैं। ट्रेजरी बाजार बिल का गुण क्या है? तो तीनों ही हैं, उच्च तरलता, निश्चित आय और शून्य जोखिम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियोग, ऑप्शन डी सही है कि विविधीकरण के कारण जोखिम को कम करता है। विनियोग निर्णय के सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से कौन से दो पग होते हैं? तो ऑप्शन डी सही है कि प्रतिभूति विश्लेषण एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन। व्यवस्थित जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है, वो होता है कर्मचारी प्रबंधन। निवेश निर्णय करना ही विनियोग परियोजना है, तो वो है बिल्कुल सत्य बात है। विनियोग विकल्प प्रचलन में है, तो बैंक में जमा राशि, डाकखाने में उपलब्ध बचत योजनाएं और जीवन बीमा योजना, तो ये सभी हैं। जोखिम का कारण हो सकता है, तो विनियोग की गलत मात्रा, विनियोगों की परिपक्वता अवधि और विनियोग का गलत समय व विधि, ये सभी हो सकते हैं। मकान के क्रय में किया गया निवेश, तो वो होता है गैर वित्तीय निवेश। आर्थिक विकास की दर बढ़ने से निम्नलिखित में से कौन सा बाजार अधिक प्रभावित होता है? तो होता है स्कंद बाजार, स्टॉक मार्केट। नवीन प्रतिभूतियों के विक्रय की व्यवस्था करने वाले पेशेवर व्यक्तियों को कहा जाता है विनियोग बैंकर्स। पारस्परिक कोष है, तो बंद सिरे वाला कोष भी होते हैं और खुले सिरे वाला कोष भी होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है दोनों। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष विनियोग का विकल्प नहीं है? तो जो सहकारी बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं होते। कोषों का विनियोग करने के प्रतिफल में प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रत्याय, रिटर्न। स्थिर मूलधन वाला विनियोग है, तो वो होता है पूर्वाधिकार अंश। निम्नलिखित में से कौन विनियोग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी आय प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा न करना। वित्तीय सूचना सहायक होती है, तो देखिए तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, है ना, कि विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में और व्यवसाय के संचालन में और भावी नियोजन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अप्रत्यक्ष विनियोगों की श्रेणी में नहीं आता, तो होता है बैंक में स्थायी जमा, ठीक है, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। पूंजी बाजार की विशेषता है, तो दोनों ही हैं, अंशों के में सौदे भी और खुदरा ऋण के सौदे भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विनियोग में सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है कि विपणीय या गैर विपणीय वित्तीय एवं
वास्तविक संपत्तियों को। ठीक, अप्रत्यक्ष विनियोग माध्यम है तो परिवार कल्याण कोष का भी है और प्रोविडेंट फंड का भी है और जीवन बीमा का भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। विनियोग प्रबंध को डैश प्रबंध के रूप में भी जाना जाता है, उसे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं। एक सामान्य विनियोक्ता विनियोग का निर्णय लेते समय तर्कसंगत विश्लेषण की अपेक्षा भावनाओं पर अधिक प्रेरित होता है, तो यह विचार कहलाता है, तो यह कहलाता है तकनीकी विश्लेषण। विनियोग निर्णय में प्रतिभूति विश्लेषण सहायक है क्योंकि इसकी सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी प्रतिभूति, तो देखिए, अधिमूल्यांकित है या कम मूल्यांकित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विनियोग निर्णय का महत्वपूर्ण अंग है डैश क्योंकि वह पोर्टफोलियो के जोखिम तत्व को स्पष्ट करता है। तो सही आंसर है डी, संपत्तियों का विभाजन। विनियोग प्रस्ताव का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातों में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आय की स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा जोखिम वाले विनियोगों में प्रत्याय दर होती है, तो देखिए, जब ज़्यादा जोखिम होगा तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो भी अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विनियोग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि इस उद्देश्य के साथ कोषों का विनियोजन करना कि उससे आय में अतिरिक्त प्राप्ति होगी। आर्थिक विनियोग का अर्थ है कि सी सही है, किसी संपत्ति से आय कमाने या अर्जित करने के लिए कोष का निवेश। प्रत्याय वह धनराशि है जो डैश के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, तो संभावित दर, आंतरिक प्रत्याय दर और बॉन्ड दर, है ना। तो सही आंसर है ये सभी। विनियोग पर प्रत्याय बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें कि विनियोग टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय बिक्री पर लाभ का मार्जिन। विनियोग की विशेषता है, तो तीनों हैं, मूल्य में वृद्धि भी, बचत के धन को लगाना भी और अतिरिक्त आय भी। तो ऑप्शन डी आपका सही है ये सभी। विनियोग प्रबंध का उद्देश्य है, तो तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि मुद्रा प्रसार का भार कम करना और सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त धन की प्राप्ति और करों का भार कम करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट सेकंड का आपके क्वेश्चन बैंक का, कि विनियोग प्रबंध को कहा जाता है, तो देखो हम इसको पूंजी प्रबंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आपका पार्ट सेकंड था। ठीक है, इसमें भी लगभग 120-125 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो दोनों वीडियो में अब तक मैं 250 लगभग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। मेरा मेन पर्पस एक्चुअली ये है कि ये जो 2 जुलाई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीकॉम के तो लगभग मैंने सारे पेपर्स पूरे कर दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगभग थोड़ा बहुत रह गया है 5-7% मैटर, लेकिन जो एमकॉम के हैं तो उसमें जो है अभी लगभग 40% मैटर रह रहा है। तो मैंने जो है ये इसलिए 2-3 इकट्ठे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये एनटीए नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके पीजीटी टीजीटी के लिए भी, और आपके एमकॉम सेकेंड ईयर का तो ये सब्जेक्ट है ही है। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।